नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा इन दिनों थोड़ी तेज किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जिनके हित इससे जुड़े हुए हैं। और ये लोग हैं गिग वर्कर्स। खुले तौर पर फ्रीलांसिंग करने वाले ये लोग अलग अलग ऐप, जितने एजेंसीज हैं, ऐप से जुड़ा हुआ जो मार्केट है उससे जुड़े हुए लोग हैं आज डिजिटल के दौर में। जैसे अमेज़न है, ओला, उबर है, स्विगी है। ऐसे और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ऐसे लोगों की सेवा लेते हैं जो इनके लिए फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। जब इनकी जरूरत होती है इनका इस्तेमाल होता है। एक मांग है कि इन लोगों की सामाजिक सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। कैसे ये लोग जो हैं, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी दूसरों पर है, वैसे तो हर काम में होती है लेकिन अनिश्चितता का माहौल कुछ ज्यादा है। और इसको लेकर राजस्थान में भी पिछले दिनों से काफी प्रयास इस पूरे वर्ग की तरफ से किए जा रहे हैं कि कैसे इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के हितों को सुरक्षित किया जाए। देश का बजट भी आया है और प्रदेश में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। आज राजस्थान में हम गिग वर्कर्स को लेकर राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार भी कुछ बजट की बात कर रही है, कुछ बजट प्रावधान कर रही है, ऐसी खबरें हैं। बजट के बाद इस तरह की चर्चाओं के संदर्भ में क्या कुछ गिग वर्कर्स की उम्मीद बढ़ी है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और भजन लाल सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, राजकुमार मीणा कांग्रेस पार्टी के, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और धर्मेंद्र वैष्णव जो कि दरअसल अध्यक्ष हैं राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, जरा बताइए क्या कर रही है सरकार इस दिशा में, क्या प्रयास हो रहे हैं? आप लोग कुछ इस दिशा में काम कर रहे हैं? कोई किसी तरह की रिपोर्ट, किसी तरह की डिस्कशन इंटेलेक्चुअल और इस स्टेक होल्डर्स के साथ इसको लेकर कोई बैठक, कोई चर्चा, क्या रहा है? लक्ष्मीकांत पारिक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्मीकांत जी का को ऑडियो सही ठीक से नहीं मिल रहा है। प्लीज एक बार इंश्योर करें कि क्या परेशानी है। धर्मेंद्र वैष्णव, मैं आपके पास आ रही हूँ। धर्मेंद्र वैष्णव जी, ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए ताकि हमारे दर्शक और इस पूरे सेक्टर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं जिनकी संख्या को लेकर अभी बड़ी अनिश्चितता है, या तो सरकार उस पर काम करे या आपके ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में कुछ गंभीरता से डाटा पर भी काम करे। लेकिन अनुमानित जो आंकड़ा है तकरीबन वो 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है या 5 लाख है, जितना भी है राजस्थान के संदर्भ में। तो इनके अधिकारों को लेकर पिछली सरकारों के, खास करके पिछली अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास हुए। आज की तारीख में भजन लाल सरकार इस पर क्या करती हुई नजर आ रही है? आपको अपना ऑडियो ऑन करना पड़ेगा धर्मेंद्र वैष्णव जी। जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके चैनल के माध्यम से गिग वर्कर्स की आवाज और प्रखरता से उठेगी। और जहाँ तक सवाल है कि आज के वक्त में मौजूदा भाजपा सरकार राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए क्या कर रही है, तो अभी तक तो एक ये बजट में 250 करोड़ वेलफेयर के लिए अनाउंस हुए हैं। इसके अलावा भाजपा सरकार गिग वर्कर्स के लिए कुछ कर रही है, इसका कोई भी अभी तक उल्लेख कहीं भी न तो सरकार ने किया है। और एज ए ट्रेड यूनियन मैं काम कर रहा हूँ राजस्थान में, तो इसकी अभी तक सार्वजनिक तौर पे किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। मेरी तरफ से तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान सरकार अभी गिग वर्कर्स के लिए कुछ नहीं कर रही है 250 करोड़ की घोषणा के अलावा। और वो घोषणा शुरुआत होती है धर्मेंद्र वैष्णव जी, शुरुआत होती है 250 करोड़ की जो घोषणा हुई है, उसे शुरुआत अगर माने तो इस शुरुआती बजट में क्या होना चाहिए गिग वर्कर्स के लिए आपके मुताबिक?
नहीं, बजट ठीक है, आपने 200 करोड़ अनाउंस किए हैं वो ठीक है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के पास मेरी मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक पिछली सरकार ने एक बिल बनाकर विधानसभा से पारित किया जो राज्यपाल महोदय से नोटिफाई होके पड़ा है। अभी तक वो लागू नहीं हुआ और सरकार बदल गई, चलो ठीक है, अब जो बीजेपी की सरकार है। अभी 6 महीने से मुख्यमंत्री जी के पास उस कानून के जो रूल्स हैं, जो नियम बने हैं, वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़े हैं। क्या कारण है क्यों 6 महीने से वो पेंडिंग पड़े हैं? अगर राजस्थान के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हम तो 5 लाख मान के चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग संगठनों के अलग अलग दावे हैं। लेकिन वो क्यों अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़े हैं? अगर आपको सामाजिक सुरक्षा देनी है तो वो रूल्स, धर्मेंद्र वो वैष्णव नियम, जी, वो इतना मुश्किल नहीं है इन आंकड़ों का हकीकत जो है, माया जाल आंकड़ों का जो फैलाते हैं सरकार भी और आपके जैसे संगठन भी। माफ कीजिएगा, मैं बहुत ब्लंट आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हित जुड़े हुए हैं, इसलिए आप भी जब बात करें तो तथ्यों के साथ करें। इतना मुश्किल नहीं है कि राजस्थान में अमेज़न के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, ओला के साथ कितने, उबर के साथ कितने, वैसे ही बाकी जो एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो एप्स हैं, उनके साथ कितनी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो आपका होमवर्क भी अगर ज्यादा अच्छा होगा तो सरकार के पास आपकी बात उतनी ही ज्यादा मुखरता से जाएगी। लक्ष्मीकांत पारिक जी वापस नजर नहीं आ रहे। धर्मेंद्र वैष्णव जी, आपने मुख्यमंत्री और सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में मिलने का प्रयास किया है, अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहा गया है? जी, पूर्व में तो जब भी हम मिलने की कोशिश कर रहे थे तो ये लोकसभा के चुनाव थे, इसलिए हमको डिले किया गया कि लोकसभा के चुनाव हैं, इसके बाद में कुछ होगा। तो अभी 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आए हैं और सरकार अब नई बनी है, तो अब इनके पास समय उपलब्ध होगा। अभी तक भी हम तो ट्राई कर रहे हैं। मैं पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री जी के यहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि मैं मिलना चाहता हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ क्या हो रहा है गिग वर्कर्स के लिए। आज मैं दिया कुमारी जी से मिला हूँ, उनको भी मैंने बताया है कि ये गिग वर्कर्स पे अनाउंस तो हो गया है, लेकिन आगे काम कैसे होगा ये सब जानकारियां हमको सरकार ही तो देगी, लेकिन सरकार अब फ्री जी हुई है, अब मिलेगी। जी, तो दिया कुमारी जी से आप मिले, वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की है, बजट रखा गया है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, ये जो बजट 200 करोड़ का लगभग बता रहे हैं धर्मेंद्र वैष्णव जी, आपकी सरकार ने बजट में गिग वर्कर्स के लिए रखा है, प्राथमिकता क्या है, क्या सोच रही है सरकार इस विषय में? देखिए, सबसे पहले गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। उनकी लाइसेंस बने, उनकी जो वेलफेयर की बात मानी गहलोत जी ने जाते आते की थी, उसको भी क्रियान्वित करने का भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। मानी गहलोत जी मात्र घोषणा करके चले गए थे, घोषणा के बाद उनको क्रियान्वित उस पर नहीं की। माननीय गहलोत जी ने अक्टूबर 23 में एक वेलफेयर सोसाइटी बनाने की घोषणा की, बोर्ड बनाने की घोषणा की, लेकिन वे घोषणा मात्र कर चले गए। 5,000 देने की घोषणा में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है राजस्थान में किसी वर्कर को 5,000 दिए हो या अपनी घोषणा के अनुकूल उन्होंने कोई भी काम इन सब के लिए किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। आप सभी को सुरक्षा मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार ने जो विधेयक 2024 में प्रस्तुत किया जाना, उस विधेयक के प्रारूप को तैयार कर लिया और तैयारी के साथ में प्रारूप आगा और आप सबके सामने होगा। लेकिन जिस 200 करोड़ का बजट ऑलोकेट करने की बात मानी हम कर रहे हैं, उसमें हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार मिलकर गिग वर्कर्स को उनका संपूर्ण रूप से उनका उत्थान हो सके इस दिशा में काम करेगी। चाहे उनको शुरुआत होती है कहीं से, काम कहीं पर आवे लक्ष्मीकांत या पारिक जी, उन्हें शुरुआत होती है कहीं से। काम पड़े। शुरुआत में जो मेरी जानकारी है, अशोक गहलोत सरकार के वक्त एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था वेबसाइट के जरिए सरकार की अधिकृत, जिसमें गिग वर्कर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते थे, इस तरह की बात सामने आई। अभी क्या स्थिति है उस प्लेटफॉर्म की? देखिए, सरकार ने अक्टूबर 2023 में घोषणा करके सरकार चली गई। उसके बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद चुनाव आचार संहिता लग गई। वर्तमान में हमने इसको कहीं से भी बंद नहीं किया, लगातार सरकार को चालू करने का काम कर रही है और लगातार इसको काम कर रहे हैं। सरकार ने वेलफेयर जो लक्ष्मीकांत पारिक जी, लक्ष्मीकांत पारिक जी, उस दिशा में काम कर रही है। मेरा एक हम्बल सजेशन है आपसे,
अब जी। 6 महीने से ज्यादा आपकी सरकार को 7 महीने हो चुके हैं। अब आप ये कहना बंद कर दीजिए अशोक गहलोत जी ने नवंबर अक्टूबर 23 में मीना क्या जी, किया मीना था। जी, मीना अब जी, आप ये आप एक बात को बताइए ध्यान कि रखिए, आप जो जो लोग अब घोषणा क्या कर कर घोषणा रहे हैं, मंत्री बनकर चले गए, उन पर प्रश्न खड़ा नहीं करते आप। हम पर तो प्रश्न बार-बार आप खड़ा करके शुरू डाल सकते करिए, हैं, जो हम आप काम कर शुरू रहे हैं उन करिए। पर। क्या 8 बार-बार महीने ये कहती है मीना जी 8 बैठ महीने क्यों कहती है? पुरानी 10 मंत्री महीने मंत्री नाम पुरानी रखती है बात इसीलिए। का विलाप आपकी करेंगे बात आप, क्यों देती है या तो हमेशा? आप शुरू करिए गहलोत या जी ने नहीं जवाब दिया तो करिए, दर्द क्यों होता है पेट में? स्पष्टता करिए। पक्षपात क्यों स्पष्टता नहीं तो किया? कुछ होनी चाहिए ना, अरे क्या है 2023 में कुछ राजकुमार काम मीणा किया जी, गहलोत ने? बताइए ना इस पर। अब हम राजकुमार काम कर रहे मीणा हैं, जी, हमसे प्रश्न कर रही हैं आप। हम कह रहे हैं अपनी योजना जी बंद जी नहीं जी, की, हम लक्ष्मी काम जी, कर रहे हैं। लक्ष्मी बोर्ड जी, की गठन की दिशा में काम करें, 200 करोड़ का बजट भी उसके लिए आवंटित किया है। फिर आप ऐसी बातें हाँ करती जी, मीना जी। वो 200 करोड़ के बजट से आप क्या शुरुआत करने वाले हैं, कहां से करने मैंने नहीं वाले कहा, हैं? मैंने तो सवाल मैंने पूछा अभी आपसे। अभी अभी आप मैंने सवाल मैंने ये अभी पूछा आपको है कि बताया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ था गहलोत सरकार में, रजिस्ट्रेशन कितने प्रोसेस रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हुआ थे था मीना जी, ताकि कितने रजिस्ट्रेशन ताकि हुए थे? उससे पता कोशिश चले, किया कितने ताकि रजिस्ट्रेशन उससे हुए? पता 5 चले कि 7 8 कितनी 10 15 संख्या कितने है। रजिस्ट्रेशन हुए बताएंगी? जी कितने रजिस्ट्रेशन कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए पूछ लीजिए कितने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उस समय? बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार मीणा जी और धर्मेंद्र वैष्णव जी दोनों के पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले पहले राजकुमार मीणा जी जरा बताइए, आप बता सकते हैं कितने रजिस्ट्रेशन हुए लक्ष्मीकांत बताओ पारिक जी के सवाल का जवाब है आपके पास? अशोक गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किए थे, क्या क्या प्रयास कहां तक पहुंचे थे? मीना जी, गीत वक्ता का ऐसा मामला कि ये हमारे समाज समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी ओर जा रहा है। और अशोक गहलोत सरकार ने, जहां तक मुझे मालूम है, कि इसका विधेयक भी लाया था, पारित भी किया था। और जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया था कि राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन वो वहां रुका हुआ था। अब राज्यपाल किसका था सब सर्वविदित, सब जानते हैं। लेकिन कम से कम हमारी सरकार ने उस ओर कदम तो उठाया ना। हमने उस समय सोचा, उनके लिए कुछ करने की सोचा। कोई भी अगर विधेयक, कोई भी चीज अगर बनती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत वो बन के आ जाती है और वो लागू हो जाती है। उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके बारे में पूरी विचार करना पड़ता है, पूरा ढांचा तैयार करना पड़ता है। तो कम से कम हमने उस वो कदम तो उठा के उसको चलाया है। जी ऐसा तो नहीं है ना कुछ जी, नहीं किया। मैंने और आप पूछा अगर ये आपसे राजकुमार मीणा जी, मैंने आपसे ये पूछा कि जो जो प्रोसेस शुरू किया सरकार ने, जो प्लेटफॉर्म बनाया था, उसमें क्या हुआ था? कुछ अपडेट है आपके पास, कहां तक पहुंचा था और अभी कहाँ मीना है? जी, उसमें रजिस्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल, उसमें रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए थे। जब लागू हुआ और उसके बाद में आचार संहिता लगी और सरकार, मतलब इलेक्शन आ चुके थे, ये निश्चित तौर पे हम रहते तो काफी प्रभावी ढंग से वो लागू होता। और क्योंकि कांग्रेस ने आज तक, आप देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं बनाई है, कुछ भी बनाई है, वो जी जी आम जी, जन, उन आम नहीं लोगों जाना, के सब लिए पे बनाई नहीं और जाना, जितनी भी सब आप पे उठा नहीं के देख जाना, सकते हैं, एक कहने एक की करके जरूरत बात नहीं है। करते हैं। रुकिए रुकिए राजकुमार जी, एक एक करके बात करते हैं। राजीव तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जगदीश जी आपके पास, लेकिन धर्मेंद्र वैष्णव जी, ये क्या प्लेटफॉर्म बना था जिस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, कहां तक पहुंचे थे? थोड़ा और अपडेट करिए। देखिए मैम, सर्वप्रथम मैं इसकी आपको शुरुआत बता देता हूँ राजस्थान से। सर्वप्रथम सिविल सोसाइटी के कुछ संगठनों के साथ हम सरकार से मिले और हमने डिमांड की एक ऐप बनाने की, कि सरकार खुद एक ऐप बना दे जिसमें बाइक चल सके, ऑटो चल सके और कैब चल सके। बाद में उसको डिलीवरी सेक्टर में भी ले जाने का प्रोग्राम था। ये एक डिमांड लेकर हम सरकार के पास गए थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ये ऐप बनाने की जिम्मेदारी ली और उस समय अखिल अरोड़ा जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे मेरे ख्याल से, या किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे। अखिल अरोड़ा जी सेक्रेटरी थे। हम लोग उनसे मिले भी थे और ये ऐप पर काम चालू हो गया था। हमने कई वर्कशॉप किए थे, वर्कर्स से राय ली जा रही थी कि ऐप में आप क्या चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये काम इतना डिले होता गया, इतना ऐप डिले पर होता गया काम कि शुरू सरकार हुआ ऐप था, बना नहीं थी। रजिस्ट्रेशन का काम शुरू नहीं हुआ। आपने जानकारी ये नहीं दी नहीं, वो कि मैम, नहीं, आप गलत विषय पे आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन अलग विषय है, ऐप बनना अलग विषय है। हमारी डिमांड एक दोनों ऐप को बनाने की बताइए, थी। दोनों को फिर बताइए। राजस्थान में, मैम लेट मी कंप्लीट, जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, तब हम राहुल गांधी जी के साथ चले पैदल और वहां उनसे मुलाकात हुई और वहां से एक ये चीज निकल के आई कि सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो एक वेलफेयर एक्ट आएगा, एक बोर्ड आएगा, और वेलफेयर फंड के लिए हमने पैसा सरकार से मांगा भी नहीं था। हम यही चाहते थे कि हम जो काम कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में से एक निश्चित लेवी कटे और वो हमारे वेलफेयर के लिए काम आए। हमने डिमांड नहीं की थी, कहीं सजेशन नहीं था कि सरकार कोई फंड दे। लेकिन वो कानून आपने 24 जुलाई 2023 को विधानसभा से पारित किया और जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो 15 सितंबर से पहले पहले वो नोटिफाई हो गया था। अगस्त या सितंबर, अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में आप राज्यपाल जी ने आप उसको नोटिफाई कर संघर्ष दिया कर था। रहे हैं,
आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप थोड़ा सा तथ्यों पर और दुरुस्त होइए, अपना काम मजबूत करिए। राजीव तिवारी जी, ये जो विषय है, जैसे जैसे हम समाज में, देश में, देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या विस्तार लेता है, विचार विस्तार लेता है कोई, तो उसके मुताबिक जरूरतें बढ़ती हैं, उसके मुताबिक कानून बनते हैं, उसके मुताबिक फंड एलोकेशन होते हैं। टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विस्तार हुआ है और उसमें जिस तरह से मैन पावर का, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स का जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, उससे ये बहुत संवेदनशील विषय है जो जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी इस विषय पर सरकार को, इन संगठनों से भी ज्यादा, धर्मेंद्र वैष्णव से भी ज्यादा, सरकार को इस तरफ सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना तो जो अभी वर्तमान सरकार जिस पार्टी की है, बीजेपी, या पूर्व सरकार जिनकी थी कांग्रेस, या इन वर्कर्स की वेलफेयर का दावा करने वाले, उसके लिए काम करने वाले संगठन, किसी के पास ये डाटा ही नहीं है कि देश में, प्रदेश में या शहर में कितने गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। आज वो किस स्थिति में काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो, उनकी वजह से क्या सुरक्षा को खतरा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने उनको कंपनियां दावा कर देती हैं कि साहब, अब भाई धर्मेंद्र जी, इतनी जानकारी तो मेरे को ये कि देश में करीब 12.5 करोड़ लोग गिग वर्कर्स हैं, प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा हैं, जयपुर शहर में तकरीबन 1.5 लाख गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। अरे आपको तो जितनी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जितनी कंपनियां ऑनलाइन काम कर रही हैं, उनसे ही डाटा ले लो कि भाई आपने कितनों को आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किए, उनका कितनों का रजिस्ट्रेशन किया आपने। भाई कोई कंपनी अगर चाहे ब्लिंकिट में हो, चाहे से स्विगी में हो, चाहे से और में हो, वो आपके घर अगर कार्ड कोई सामान देने आता है तो उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड तो होता है अपना उस कंपनी का, तो आप उसी से ही मालूम कर लो, आपको आंकड़ा मिल जाएगा। बाकी जो और ठेका कंपनियां हैं, जो और ठेके पे ड्राइवर उपलब्ध कराती हैं या जो और चीजें उपलब्ध कराती हैं, उनका आप अलग से और ले लो उनसे। अरे आप जब संगठन चला रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, आप सरकार चला चुके हो, आप दावा कर रहे हो विधानसभा में हम विधेयक ले आए, अरे तो फिर किया क्या, किस आधार पर विधेयक ले आए आप, जब आपको यही पता नहीं है कि देश की जनसंख्या कितनी है, तो फिर देश के नागरिकों के लिए आप कानून या विधेयक कहां से ले आएंगे। आपको ये तो पता होना चाहिए। आप देखिए किस हालत में आज काम कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, बाहर खड़े रहते हैं, किसी भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके, वो अपने अंदर तक नहीं आने देता कि भाई बरसात में या धूप में या आप सर्दी में अंदर आके बैठ जाओ, बेचारे पेड़ के नीचे या दीवार के साइड में खड़े रहते हैं। तो और ये क्या सिर्फ स्थिति है, डिलीवरी उनके जहां वेलफेयर के लिए करना ना है उनकी सरकार बात सोच रही है नहीं ना है, कुछ राजीव तिवारी और जी। सबसे बड़ी चीज है मुद्दा ये उसमें कि यूथ जुड़ा हुआ है। आप एक तरफ यूथ के वेलफेयर की बात करते हैं, देश को यूथ का देश को विश्व में सबसे बड़ा यूथ नेशन बताते हैं, और वहां यूथ की इतनी बेकदरी हो रही है। कर क्या रहे हैं आप लोग? आखिर 200 करोड़ का बजट आपने घोषित किया, तो उसका कोई तो आधार बनाया होगा कि भाई हम इस मद में इतने खर्च करेंगे, इनके इंश्योरेंस पे इतने खर्च करेंगे, इनके और दूसरी सेवाओं पर इतने खर्च करेंगे, अगर कोई के साथ कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए इतने खर्च करेंगे, या जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इनके साथ वो करेंगी, ज्यादती करेंगी, तो हम उनके ऊपर ये जुर्माना लगाएंगे। अरे कुछ तो नियम कानून कहीं तो बना के, जब तो 200 करोड़ रुपए आपने बजट में डाले होंगे, या ऐसे ही डाल दिया कि भाई इस मद में डाल दिए और इतने, जहां डिलीवरी करने बिना जा सोच रहे हैं, विचार के। कंपनीज जिनमें काम कर रहे हैं, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जहां डिलीवर करने जा रहे हैं, वहां पर यूथ लोग पर किस आप तरह का प्रेशर व्यवहार देखिए, कर। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनों में उनके हाथ पांव टूटते हैं, कुछ हादसों में बेचारों की जान चली जाती है, और उनके ऊपर दबाव रहता है कि अगर 20, और कंपनियों के दावे रहते हैं 20 मिनट में खाना डिलीवर नहीं हुआ तो आपको फ्री दे देंगे। अरे वो फ्री थोड़ी देते हैं, वो उनके मेहनताने में से काट लेते हैं कि भाई तू 20 मिनट से देर पहुंचा, तेरे में से कट गए, हमने उसको ग्राहक को फ्री कर दिया। तो उनको किस प्रेशर में काम करना पड़ता है, रात को 3 बजे ठंड में, बरसात में, दोपहर में 2 बजे भरी लू चलते हुए में
वो जब कोई चीज डिलीवर करने जा रहे हैं तो उनकी सामाजिक सुरक्षा की क्या सरकार की जिम्मेदारी है या इन संगठनों की जिम्मेदारी है? किसी ने कुछ सोचा इस बारे में? जी, और यही प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढने के प्रयास में आज हमने इस विषय पर शो का आयोजन किया है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, जरा मैं आपके पास आऊंगी। जगदीश शर्मा जी, ये जो पूरा विषय है, इसको लेकर सरकार की अभी तक की, मतलब कोई भी अपनी आवाज को उठा रहा है, कोई भी अपनी इस विषय को लेकर जितनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, चाहे वो धर्मेंद्र जी हों, चाहे वो कोई इनके जैसे और संगठन बनाकर लोग इस आवाज को थोड़ा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की अपनी भी सोच समझ होती होगी। जब इतनी बड़ी संख्या में मैन पावर जुड़ा हुआ है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, इतनी बड़ी इकोनॉमी इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, कंपनीज और घर से आराम से ऑर्डर करने वाले लोग, इन दोनों के बीच जो पूरी की पूरी श्रृंखला बनी हुई है, वो पूरी श्रृंखला पर सरकारी नियमों की, सरकारी पॉलिसी की, सरकारी सोच की पूरी तरह से मतलब ब्लैंक सा नजर आता है। सर नीता जी, मीना जी, ऐसा है कि नीति आयोग ने 17-18 में एनजीओ के साथ मिलकर हर स्टेट का एक डाटा निकलवाया था। वो कंपनी एनजीओ नहीं था, लेकिन फिर भी उससे सिचुएशन का पता चलता था कि क्या है, किस शहर में या किस इलाके में कितने गिग वर्कर काम करते हैं। और ये केवल डिलीवरी बॉय या ड्राइवर्स का ही काम नहीं है, ये हर फील्ड में गिग वर्कर्स है, हर फील्ड में काम करता है। आर्टिस्ट है, फ्रीलांस आर्टिस्ट है, ये गिग वर्कर है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, गिग वर्कर है। फ्रीलांस राइटर्स है, थिएटर के लोग काम करने वाले हैं, सारे के सारे गिग वर्कर हैं, क्योंकि इनका कोई निश्चित वो तो है नहीं ठौर ठिकाना। आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहाँ काम करेंगे, परसों तीसरी जगह काम करेंगे। ये इनको थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है कि किसी भी समय किसी भी जगह पर कहीं भी काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे गिग वर्कर की क्वालिटी में या कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना ज्यादा हिंदुस्तान में जब ऐप बेस्ड वो सर्विसेज चल रही हैं बहुत सारी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो फूड डिलीवरी की हो, चाहे और कितने किस्म की है, तो आपने अभी तक इनके बारे में सोचा क्यों नहीं? गवर्नमेंट से सवाल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट से भी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया तो राज्यों से राय मांगी, तो अशोक जी को भी ध्यान आया कि अपन को भी ये कर देना चाहिए। तो उन्होंने खटाखट अपने एक प्रोविजन बनाया, छोटा मोटा कोई भी, और उसको ओके करवा लिया विधानसभा से, राज्यपाल के यहाँ से नोटिफाई हो गया। लेकिन इनके बारे में कभी सीरियसली गवर्नमेंट सोचती नहीं है, वरना इतना लंबा टेन्योर कैसे हो सकता था? नरेंद्र मोदी का कार्यकाल ही अब जो है 11 साल में चालू हो गया है उनका। 11 साल तो उनको ही आए हुए हो गए, और कांग्रेस की गवर्नमेंट तो बहुत पहले से काम कर रही है। और चलो राजस्थान को आप मानते हैं कि ऐप बेस्ड इस रिक्रूटमेंट पर आप उसको पिछड़ा समझ रहे हो, लेकिन कर्नाटक जैसे स्टेट में, तमिलनाडु जैसे स्टेट में, महाराष्ट्र में, यहाँ भी नहीं हुआ है अभी तक कोई वर्क ऐसा। तो इसमें बहुत गंभीरता से गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब वो नीति आयोग ने जो सर्वे करवाया था उसके हिसाब से 19-20 में राजस्थान में ही कम से कम 16 मिलियन गिग वर्कर्स काम कर रहे थे। 19-20 में 16 मिलियन। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब 2024 में क्या स्थिति होगी, क्योंकि जब रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, तो वो गिग वर्कर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मजबूरी है उनके सामने। लेकिन इनको न तो कोई सिक्योरिटी है, न कोई इनका इंश्योरेंस है, न इनको जो है मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है। जो कुछ भी है अपने जेब से ही लगाएंगे, पैसा अलग कट जाता है। ये कंपनियां जो है ये इनको इन रूल्स के हिसाब से जितना बनता है उतना पैसा देते नहीं है, किसी न किसी बहाने से काट लेते हैं। जैसे अभी राजीव जी कह रहे थे कि भाई 10 मिनट्स डिलीवरी ऐसा क्लेम करती है बहुत सारी कंपनियां कि 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी, वो दवा हो चाहे खाना हो चाहे कुछ भी हो। 10 मिनट्स नहीं हुए तो अब आप
वो भले ही जो कंज्यूमर है वो किसी भी लेवल पर उसको उड़ाना नहीं देता, चलो भाई 10 की जगह 12 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, दे जाओ खाना दे जाओ। लेकिन कंपनी तो इनके पैसे काट लेती है कि आपने 12 मिनट में डिलीवर किया है, टाइम नोट होता है उसमें, तो आपके इतने पैसे कट जाएंगे। अब उसको जो 10-15% मिलता भी है कमीशन, वो 15 में से 5% 7% तो कंपनी काट लेती है, इनके पास बचता क्या है? तो एक उनके तरफ सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब है, जॉब में मालूम नहीं है मतलब काम कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, और दूसरी उस काम के बीच में जितना तनाव है, उस तनाव के बीच किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब ना गाइडलाइन कस्टमर के लिए है और ना ही कंपनी के लिए है। बट धर्मेंद्र वैष्णव जी, पूरे देश में केंद्र सरकार की और स्टेट लेवल पे किसी भी स्टेट में इस विषय पर थोड़ा पॉलिसी लेवल पे काम आगे बढ़ा है? नहीं, जो बड़ा है वो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत राजस्थान में बड़ा है। एक मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी और लागू हो गई, और ये कानून बनना भी राजस्थान में हुआ है। और इस वर्ग के लिए अभी तक किसी भी स्टेट में कुछ भी सामाजिक सुरक्षा के नाम पर नहीं हुआ है। और यहाँ पर तिवारी जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, देखी जी, आप लोग आंकड़े के ज्यादा जानकार हो सकते हैं। मैं 10वीं पढ़ा लिखा मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, आज भी बाइक चलाता हूँ ओला में। मैं आंकड़ों पर नहीं खेलता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में काम करता हूँ। राजस्थान में 4 से 5 लाख गिग वर्कर है। मेरी नॉलेज में गिग वर्कर जिनके लिए मैं काम करता हूँ वो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट है। अभी फ्रीलांसर आर्टिस्ट कोई आ गया, एडवोकेट भी ऐप से काम करने लगे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो 4-5 लाख के आसपास होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान के 7 जिलों में मेरी कमेटी काम कर रही है। छोटे छोटे गांवों में भी आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और ये सब डिलीवरी हो रही है। तो मेरा आकलन ये कहता है। और इसके अलावा नीति आयोग ने 2022 में 77 लाख गिग वर्कर भारत में बताए हैं, जिसको मैं भी नहीं मानता कि वो 77 लाख किस हिसाब से उन्होंने आकलन किया, मैं नहीं मानता। जब राजधानी जयपुर में इतनी गिनती में है 25,000, 50,000, कुछ भी हो सकता है। आजकल पता ही नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 2018 से मैं ये काम करना शुरू किया मैंने, और फरवरी 2018 में मैं आया, और सितंबर 2018 में जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे उन्होंने काम छोड़ दिया। इतना शोषण है इस क्षेत्र के अंदर, इतनी अनियमितताएं हैं इस क्षेत्र के अंदर, इतनी अनदेखी है इस क्षेत्र के अंदर सरकारों की, इन कंपनियों की, कि आदमी 6 महीने से 1 साल के अंदर उसको काम छोड़ के जाना पड़ता है। जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि इनके पास सुविधा होती है। ये सुविधा नहीं है सर, ये हमारी दुविधा है। एक डिलीवरी वाला जब किसी रेस्टोरेंट के बाहर धूप में, बरसात में, सर्दी में खड़ा है, उसको कोई पानी नहीं पूछता है। एक्सीडेंट होके पड़ा है तो किसी कंपनी के पास क्लेम नहीं है। आप किसी भी कंपनी को आज बुलाकर पूछ लो व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी, सब है उनके पास। लेकिन जब वो एक्सीडेंट हो गया, उसको कुछ हो गया, तब उसके पास कुछ नहीं है। मिलेगा उसको जिसके पीछे यूनियन खड़ी है, लड़ने वाले परिवार खड़े हैं, अदरवाइज किसी को कुछ नहीं मिलता है। हम जमीन पर काम करते हैं। कांग्रेस से यहाँ राजकुमार मीणा जी बैठे हैं, लक्ष्मीकांत जी पारिक साहब बैठे हैं बीजेपी से। मेरा तो आप दोनों से यही अनुरोध है, सरकार, कांग्रेस सरकार ने पिछले साल ये सब घोषणाएं की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत ही नहीं, विश्व के अंदर चर्चा होने लगी थी कि राजस्थान पहला स्टेट बनेगा जो गिग वर्कर को या मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का काम करेगा। वो काम आपने अधूरा छोड़ दिया, मीना जी, गहलोत साहब ने अधूरा छोड़ दिया। अभी जिम्मेदारी बीजेपी की है। कांग्रेस सरकार क्यों नहीं दे पाई, वो भी आप मेरे से सुन लो। कांग्रेस सरकार ने मजदूर से बात ही नहीं की। उसको मजदूर के साथ बैठना चाहिए कि तेरी पीड़ा क्या है। अरे आपके 200 करोड़ से उसकी सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। वो 1%, वो कानून कहता है कि 1% शेष लगेगा। एक स्विगी जोमेटो में काम करने वाला 800 रुपए का काम करता है, उसका 1% कितना हो गया मीना शर्मा जी? 8 रुपए। और 8 के 24, 240 रुपए से उसकी कौन सी सामाजिक सुरक्षा होने वाली है? मैं आपसे पूछता हूँ, लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, लॉकडाउन के पहले 75 रुपए का पेट्रोल था, आज 104 रुपए का पेट्रोल है। राजस्थान के अंदर क्या, पूरे भारत के अंदर किसी भी वर्कर को 1 पैसा बढ़कर के मिला हो, मैं अपना काम छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा। आप तो बोलो, एक भी भारत में किसी एक इंसान को 1 पैसा बढ़कर नहीं मिला है। थोड़ा कम कमिट करिए धर्मेंद्र जी।
शुरुआत जी होती सॉरी है उसके लिए तो सॉरी। हाँ एक ईंट जुड़ने से मकान बनता है। अभी तो आप बाइक चलाते हैं, आपने खुद ही कहा कि अभी तो आपका संघर्ष है, जी तो आपको तो लंबा संघर्ष करना है इस विषय पर, सरकारों के साथ बैठना है पॉलिसी बनाने में, कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको सामने रखना है, सरकार को क्या करना चाहिए उसके लिए गाइडलाइन बनाने में आपको मदद करनी चाहिए। लक्ष्मीकांत पारिक जी, सवाल ये है कि इस वक्त आपकी सरकार इस मुद्दे पर स्टेक होल्डर्स में वो तमाम लोग जो इस व्यापार से, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को आप साथ बैठाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसके बाद एक अधिकृत व्यक्ति करें, चाहे वो आप किसी भी तरह तो कोई कमेटी बनाएं या कुछ भी, जिससे कि इस मतलब एक्ट विधानसभा में है कि गवर्नर के पास है, ये भी आप थोड़ा पता लगा लें कि अभी एक्ट की स्थिति क्या है, क्योंकि ना राजकुमार जी को पता है, अभी ना आपको पता है, लेकिन आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हम सबको बताएं कि अशोक गहलोत सरकार के वक्त जो पूरे देश में एक माहौल बना कि राजस्थान पहला प्रदेश बनेगा इस संदर्भ में, इस मुद्दे पर, तो वो पहला प्रदेश राजस्थान कब बनने जा रहा है। भजन लाल जी इस विषय पर क्या सोच रहे हैं। धर्मेंद्र वैष्णव जी बोल रहे हैं कि उन्होंने कई बार प्रयास किए, तो बेहतर होगा आप उनको मुख्यमंत्री से मिलाएं, आपकी पार्टी से भी लोग बैठे, समाज के दूसरे वर्गों के भी लोग, इस विषय से जुड़े हुए एक्सपर्ट बैठे, और आप इस पर पॉलिसी लेवल पर कोई स्पष्टता करें। लक्ष्मीकांत जी। देखिए, सब पहले तो मीना जी, मैं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के विधेयक 2024 को प्रस्तुत करने का सरकार ने विचार किया है। इस विषय पर सरकार कैब ड्राइवर्स को, इसके साथ ही डिलीवरी बॉयज को, बढ़ई को, प्लम्बर को और मरम्मत करने वाले वर्कर को, सभी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। जहां तक किसी बोर्ड की गठन का प्रयास है, इसमें इन सभी के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात सरकार ने कही है। 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने इसलिए रखा है कि इनकी सबकी सामाजिक सुरक्षा हो सके, मेडिकल इंश्योरेंस हो सके, व अन्य सभी चीजों का जो सामाजिक रूप से पहले वर्कर की आवश्यकता है, चाहे बैग की है या अन्य चीजों की आवश्यकता, वह सब चीजें भी उसे मुहैया हो सके। सरकार का ऐसा सरकार का प्रयास है। सरकार ने कहीं भी इस विषय को जो गहलोत जी ने शुरू किया था, उस विषय को ड्रॉप करने का काम नहीं किया, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। न तो गहलोत जी तरफ जल्दीबाजी में इस पर कोई निर्णय ले रहे हैं कि चुनाव को देखकर कर रहे हैं, चुनाव 5 साल दूर है, लेकिन माननीय भजनलाल जी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता ध्यान देने का काम किया है। निश्चित रूप से राजस्थान पहला स्टेट होगा जो गिग वर्कर्स के लिए एक नए आयाम स्थापित करेगा, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, या उन्हें आने जाने के साधन उपलब्ध कराने की बात हो, मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, सभी चीजों को समायोजित रूप से कर एक कानून सरकार इस विधेयक के माध्यम लाने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि न तो माननीय कि राजकुमार जी को शायद जानकारी का अभाव रहा हो, या हो सकता है कि मैं कहीं अपडेट कर दें, राजकुमार जी को अपडेट कर देंगे, ये कहीं से भी ये विधेयक जो 2023 में माननीय गहलोत साहब ने पेश किया था, वह गवर्नर साहब के पास नहीं है। ये जानकारी माननीय राजकुमार जी कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी मेरा अच्छी तरह मानना है कि ये विषय दलगत राजनीति का है ही नहीं। ये विषय राजस्थान के उन गिग वर्कर्स का है जो राजस्थान में 24 और अपनी सेवाएं देने काम करते हैं, चाहे वे फ्रीलांसर के रूप में, मानिए अभी बता रहे थे कि इसमें आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों के साथ सरकार पूर्णतः खड़ी है, और मेरा सीधे तौर पर मानना है कि आने वाला 2024 का ये बजट, जिसमें गिग वर्कर्स के लिए हमने प्रावधान 200 करोड़ का प्रावधान रखा है, वह संपूर्ण रूप से खर्च करने का काम करेगी, सरकार करेगी, और सभी तरह से जो उनकी भावनाएं मुझ तक पहुंची, आगे भावनाएं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग अपनी भावनाओं को वहां पर पहुंचाया भी होगा। उन्हीं के साथ समायोजित के माननीय दिया कुमारी जी ने, माननीय भजनलाल जी ने, अन्य सभी लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। तो मेरा सीधा तौर पर मानना है कि राजस्थान गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन जल्दी हो, उसके माध्यम से आप सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार इसके वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं सीधे तौर पर एक बात और मानना है कि आप सब लोगों का जिस प्रकार से समस्या और आपने सुरक्षा, दो बातें यहाँ पर बताई, निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय। सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, लोक कल्याणकारी सरकार के लिए सबसे पहले अपने लोगों का ध्यान रखने का विषय होता है। और जो आप सब लोग हैं जो 24 आवर्स हम सब लोगों को सुविधा देते हैं, ये सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे साधुवाद के पात्र लोगों को संयुक्त रूप से उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके, उनके लिए बैठने के स्थान सुनिश्चित हो सके, इन सब का प्रयास भी सरकार अपनी ओर से करेगी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ आज की डिबेट के माध्यम से। वैसे जहां तक मैंने जानकारी, क्योंकि आपके डिबेट पर आने से पहले आपका सब्जेक्ट भी बड़ा गंभीर था, और गंभीरता से इस पर मैंने राजस्थान सरकार के कुछ लोगों से, नुमाइंदों से इस पर बात करने के बाद डिबेट पर आया। तो मेरा मानना है कि आप सबके प्रति सरकार गंभीर है।
वचनबद्ध है और आप सबकी सामाजिक सुरक्षा और इंश्योरेंस और आपकी अन्य सुविधाओं का ध्यान सरकार पूर्तियां करेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। बोलिए वैष्णव जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था सर कि अभी लक्ष्मीकांत जी भी कह रहे थे, लेकिन पिछली सरकार से लेकर अब तक ये सामाजिक सुरक्षा देने की बात अलग है। हमारी तो आर्थिक सुरक्षा खतरे में खुद सरकारों की वजह से आई पड़ी है। हम तो सरकार की वजह से अपनी आर्थिक सुरक्षा खो रहे हैं। अभी अभी पिछले 10 दिन के अंदर सरकार ने, परिवहन विभाग ने एक विज्ञप्ति दी है, अखबार में उनका हेड आया है कि उबर, डंजो और रैपिडो के लाइसेंस की जो मियाद थी वो खत्म हो गई। अब उनको वापस रिन्यू करवाने पड़ेंगे। तो वो समय पर अगर नहीं करवाते हैं तो उनको पेनल्टी लगेगी और उन पर कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो तीनों कंपनियों पर होनी चाहिए, लेकिन कंपनियां तो सरकार के हाथ में आती नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो इन तीनों कंपनियों में काम कर रहा है उस ड्राइवर को रोको, उसका 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का चालान करना शुरू कर दिया। अब ये आर्थिक जो असुरक्षा सरकार खुद पैदा कर देती है। पिछली सरकार में भी ये हुआ। किसी कैब संगठन ने जाकर के अगर बोल दिया, ऑटो रिक्शा वालों ने जाके थाने में कंप्लेन कर दी कि भैया, या परिवहन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कंप्लेन कर दी कि प्राइवेट नंबर की बाइक चल रही है, कॉमर्शियल काम हो रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ओला, उबर, रैपिडो, 3 कंपनियों को क्यों नहीं बोल देते कि प्राइवेट नंबर की बाइक नहीं चलनी चाहिए? आप एक एक आदमी का चालान क्यों करते हो? वो आम आदमी है, उसको नहीं नॉलेज है कानून की, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, उसको नहीं पता है सर। प्राइवेट नंबर से सवारी नहीं ले जा सकते। 3 कंपनियों को बैन करने से अगर काम हो जाता है, अगर वो सरकार उन पे कार्रवाई करे, वो प्राइवेट नंबर की बाइक को हटा दे अपने रजिस्ट्रेशन से, नहीं, अगर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो तो रहा है, अगर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है तो ओला उबर में गाड़ी बुक ही नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे हिसाब से। तो बस, लेकिन यहाँ ड्राइवर को पकड़ा जा रहा है, यहाँ ड्राइवर का चालान किया जा रहा है कि तू इस कंपनी में काम कर रहा है, ये इलीगल है, वो ब्लैकलिस्ट हो गई है, तू चालान भर। अब वो गरीब कहाँ से चालान भरेगा? जो आदमी 500, 700, 800 रुपए कमाता है वो 5000 का चालान देगा। और जितनी बार बाइक वाले पे कार्रवाई होती है, आप वो कंप्लेंट हो रही है सवारी वाली बाइक के लिए, और कार्रवाई हो जाती है स्विगी जोमेटो के ऊपर। अरे पूरे भारत में स्विगी जोमेटो नॉन कॉमर्शियल नंबर से काम कर रहा है, यहाँ आप स्विगी जोमेटो वाले का 10,000 का चालान कर देते हो। मैं आपके चैनल को भेजूंगा वो चालान की कॉपियां। यू आर इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। ये कौन सा तरीका हो गया? वो 250 ग्राम, आधा किलो खाना लेके जा रहा है किसी के घर पे, इलीगल एक्टिविटीज करके आप कोई भी चालान काट देंगे और अपना राजस्व इकट्ठा करने का काम करेंगे। ये वो सरकार हो चाहे ये सरकार हो। मैंने तो इन 6 महीनों में 2 बार कार्रवाई देखी है इन वर्कर्स के ऊपर। ये भाजपा की सरकार में भी हो गई है 2 बार कार्रवाई, और पिछली सरकार में तो कितने आंदोलन हमने किए हैं वो गिन भी नहीं सकते हम। जी, तो अब आप तो अपना आंदोलन जारी रखें। राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में बनती थी, बहुत पहले इसकी शुरुआत हुई थी। बड़ी जो कोई भी सरकार है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, पॉलिसी लेवल पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर काम करती है। इस विषय पर अभी तक किसी तरह का कोई काम नहीं होना, किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं होना, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी इस तरह के वर्कर के लिए तय नहीं होना कानूनी रूप से, क्या बताता है? गैर जिम्मेदाराना रवैया है सरकारों का। वो किसी चीज पर अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं। आप देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब विकास की बात कर रही हैं। अरे विकास करा कौन रहा है? ये गिग वर्कर्स ही करा रहे हैं। आज सड़क बन रही है, बिजली की लाइनें डल रही हैं, टेलीफोन की लाइनें डल रही हैं, आपके मेंटेनेंस का सारा काम हो रहा है, आपकी सीवर लाइनें साफ हो रही हैं, सीवर लाइनें डल रही हैं, पानी की लाइनें डल रही हैं। जल जीवन मिशन में कौन काम कर रहे हैं? इंजीनियर हैं बस खाली ऊपर, तो बाकी तो सारे गिग वर्कर्स ही हैं जो लाइनें डाल रहे हैं, कर रहे हैं। तो इनकी, जब इनको मालूम है कि हमारा सारा विकास यहाँ से हो रहा है, देश के विकास के जो मूल, आप देखिए, जो आपके ऊपर आता है कचरा उठाने दिन में, उस पे काम करने वाले कौन है? गिग वर्कर्स हैं। अच्छा, इतने लोग थोड़ी हैं, बहुत बड़ी वो कोई परमानेंट थोड़ी है। जो आपने कचरा उठाने की बात जिम्मेदारी कही लेना नहीं राजीव चाहती है। तिवारी जी,
वो तो अपना जो भी धर्म है इतना ही मानती है कि मैंने ठेके पर एक चीज दे दी, अब ठेकेदार जाने, उसका काम जाने, टाइम पे होता है तो हम उसको पेमेंट कर देंगे, नहीं भी टाइम पे होगा तो कुछ कमीशन लेके पेमेंट कर देंगे, और कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। तो ऐसे ये में बहुत बड़ी एक चीज है जिसके लिए सरकारें बच रही हैं इन सब कामों से। उनको मालूम है कि हमने स्विगी या जोमेटो या इन लोगों के लिए कोई कानून बना दिया, इनके लिए कोई नियम बना दिए, तो नियम उनके लिए भी बनाने पड़ेंगे। उस नियम के तहत वो भी आएंगे, फिर सरकारें बहुत बुरी फंसेंगी। रोज जी। नए आंदोलन होंगे, रोज नई तरीके की चीजें होंगी। तो वो जिम्मेदारी सरकार को समझनी चाहिए, उसके अनुरूप काम करते हुए नए नियम कानून जो भी बनाए उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए। अब जैसे अभी वैष्णव जी बता रहे थे कि साहब चालान उसका कट जाता है जिसकी मोटरसाइकिल लगी हुई है, तो भाई वो कंपनियां उसको रजिस्टर्ड ही क्यों करती हैं? अगर प्राइवेट नंबर है तो उसको पहले कहें कि तुम भाई एक प्रॉपर चैनल से वहां अपना एक कॉमर्शियल लाइसेंस लेके आइए, इसमें आप पीली पट्टी वाली आप अपनी नंबर प्लेट लगाइए, कॉमर्शियल नंबर प्लेट लगाइए, उसके बाद आप हमसे जुड़िए। तो नहीं, वो यहाँ तो काम मुद्दा ही अलग है। वो काम यहाँ भी तो इनका एक्चुअली करना कंपनियों को चाहिए। आज जैसे कोई कंपनी है बड़ी, उसके अंदर कोई वर्कर काम करते हैं तो वो उसके लिए कोई भी साधन मुहैया कराना है, सड़क बनाने वाले के लिए रोड रोलर बनवाना है, कोई ट्रक डंपर लगवाने, ये करने, तो कंपनी का काम होता है। तो वो कंपनी को चाहिए वो करे, हालांकि वो भी आगे ठेके पे चला देते हैं सारी चीजें। तो गिग वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए सरकार को करना चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ कि देश में आगे भी जो संख्या आज है गिग वर्कर्स की, वो कई गुनाओं में बढ़ने वाली है। आज 12-15 करोड़ हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, सरकार घोषणा करिए 4 करोड़ लोगों को दे देंगे, मैं कल घोषणा हुई कि साहब 5,000 रुपए हर उसको 500 कंपनियों में, जो बेस्ट कंपनियां हैं इंडिया की, उनमें हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे। 500 कंपनियां कहाँ हैं? वो बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, बंबई में, महानगरों में है, जयपुर में है, कानपुर में है, लखनऊ में है। और फिर उसको आप दोगे 5,000 रुपए में, वो रोटी नहीं खा पाएगा, वहां उसको एक खाट बिछाकर सोने की जगह नहीं मिलती, इतने 5,000 रुपए किराए के में। बिल्कुल बिल्कुल। वो करेगा क्या? कैसे करेगा? वहां फिर वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करेगा, वो फिर गिग वर्कर बनेगा। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से भारत में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है, और अच्छे MBA PhD करे हुए लोग गिग वर्कर बने हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त। मैं तो कुछ जूनियर इंजीनियर्स को भी जानता हूं कि वो नौकरी के बाद में स्विगी या जोमेटो या उनसे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी भी जानते होंगे, कुछ एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ रही है चीज, और उसके लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, जरूरी तबका है, उसके लिए कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। आज कांवड़ियों के लिए आप सड़क रोक देते हो, नए नए नियम निकाल देते हो, और दूसरी पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, तो वो कांवड़ियों पर रोक लगाने की या उनके लिए अलग कोई एक पैसेज बनाने की या कुछ और करने की बात करती है, या और दूसरे धर्म की, नमाज की, इसकी उसकी, और तमाम तरीके की बातें करते हैं। अरे इनकी बात करो ना, जो बेचारे दिन रात लगकर वाकई देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। जगदीश शर्मा जी, भजन लाल शर्मा को क्या करना चाहिए? सर आपका माइक बंद है क्या? ऑडियो सर। मैंने कहा धर्मेंद्र जी बोले, तिवारी जी बोले, इतनी चर्चा हो गई है, मैं पहले इसमें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जैसे इन्होंने, धर्मेंद्र वैष्णव जी ने अपनी एक यूनियन बना रखी है। यूनियन केवल यूनियन है या उनको कुछ सपोर्ट भी करती है? जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता रहा था, महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है, और मुझे स्टेट्स का पता नहीं है इसलिए नहीं, और जगह भी हो सकता है।
तो महाराष्ट्र कर्नाटक में क्या है, वहाँ यूनियन ने गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया हुआ है, मतलब कई सालों से कर रहे हैं वो। और वो एसोसिएशन गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट इनके साथ मिलकर काम करती है, जिसमें उनको बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे ये था कि भाई रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, या ये एक्सीडेंट हो गया तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए रूल्स उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट और उनके थ्रू यूनियन ने कर रखे हैं। हालांकि गिग वर्कर्स उनके अंडर में आते नहीं है, लेकिन एसोसिएशन ने अपने लेवल पर रजिस्ट्रेशन करवा के, मान लो ये जैसे अभी उदाहरण दिया कि उसका लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी देते हैं, रजिस्ट्रेशन बंद करने की धमकी देते हैं, तो ये यूनियन क्यों नहीं निपटती ऐसे केसेस से? आप 5-10 रुपए पर गिग वर्कर खुद भी इकट्ठा कर लेंगे तो आपको और भी पैसा मिल जाएगा दूसरी जगह से। ये काम किया जा सकता है जी। दूसरा उदाहरण मैं ये बताता हूँ, जो बड़ी कंपनियां हैं, 2 कंपनियों का मुझे पर्सनल जानकारी है, मैंने उनके साथ काम किया है, रिलायंस और टाटा। इन कंपनियों में काम तो कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं और वो गिग वर्कर्स के साथ ही करते हैं, लेकिन उनसे बाकायदा बहुत सारी चीजें लिखवा के लेते हैं, उनके सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे कि ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी की फैसिलिटी उनको मिलती है। मान लो कोई मेडिकल की या अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो उनको उससे इंश्योरेंस से पैसा मिलता है। उनके वर्कर नहीं होते हैं, वो होते हैं ठेकेदार के, लेकिन कंपनी ने ठेकेदार से ये राइटिंग में ले रखा है कि इनका आपने ग्रुप इंश्योरेंस करा रखा है या नहीं, आप कितने घंटे इनसे सर्विस लेंगे, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स इनको लिए जाएंगे वो आप प्रोवाइड कराएंगे या नहीं। ऐसा होता है ना कि जैसा अभी बता रहे थे राजीव जी कि भाई टेलीफोन की लाइनें डलती है, ये आजकल तो ये नेटवर्किंग उस पर सिस्टम चलता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी जगह पर बड़ी बड़ी लाइनें बिछानी। हम इंटरनेट लेते हैं तो वो लाइन जो फाइबर डला हुआ होता है उसके थ्रू ही हमको मिलता है। तो फाइबर डलता है, उसमें जो काम करते हैं टेक्निकल लड़के और मजदूर लोग, वो बाकायदे इंश्योर्ड होते हैं अपने काम के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो खंबे के ऊपर चढ़कर, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है उसका। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अगर वर्कर है वो चढ़ेगा तो उसको तो इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा, लेकिन इनको मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं है। तो ये ठेकेदार से अगर आपने कर लिया है कोलैबोरेशन, ठेकेदार इस बात की एश्योरेंस देता है तब उसको वर्क मिलता है। ऐसा काम अगर किया जाए तो एसोसिएशन जो है बड़ी कंपनियों, खासकर जो हजारों लाखों की संख्या में वर्कर इकट्ठे करते हैं, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। कई दफे कंस्ट्रक्शन की साइट पर किसी मजदूर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो लाला जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वो ठेकेदार जाने। तो ये एश्योरेंस जो है गवर्नमेंट के थ्रू बनवाने में इन चीजों को काम में लिया जा सकता है, जैसा कि मुझे मालूम है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये फैसिलिटी मिली हुई है और वो यूनियन के थ्रू मिली हुई है। यूनियन करवाती है उनके सारे काम। तो अगर हम एक्टिव होंगे तो हम भी कुछ काम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, अब गवर्नमेंट तो या खुद ही गिग वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना रही, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो भजन लाल सरकार जो काम करे वो एक तरफ है, धर्मेंद्र वैष्णव जी आपका काम दूसरी तरफ है। तो पैरेलली आप जो जगदीश जी ने कहा है उस काम को दुरुस्त करिए, थोड़ा विस्तार दीजिए, थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए, तो भजन लाल जी को भी करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बहुत बड़ा विषय है, इस देश में और प्रदेश में बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो गिग वर्कर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के काम निपटा रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा बहुत परेशानी में है और उसके लिए सरकारें जो हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो जवाबदेही लेना नहीं चाहती है। भजन लाल सरकार इस विषय में जल्दी ही काम करेगी ऐसी उम्मीद करते हैं, जैसा भाजपा प्रवक्ता ने हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस मंच से दावा किया है। उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार जल्द इसमें कुछ ऐसा करेगी जिससे कि इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा आत्मविश्वास आएगा, थोड़ी उनकी सुरक्षा बढ़ेगी। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही।